सबसे पहले नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल। स्पेशली यूरोप में, गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है। फुटबॉल शानदार गेम है। पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था स्पेन का। फुटबॉल के बारे में आप लोग ज्यादा लोग इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं जानते तो उसमें जाते भी नहीं है, लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वजीर आजम है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहां बर्तानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को, लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर हो गई तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। खास तौर पर वो जो एक प्लेयर है वहां पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहां ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फलस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज है। जो कुछ गजा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ में भी है, लगातार वो जुल्म, वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी, फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहां पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नादरीन आ जाए पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पे, तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूं। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है, कि जो मुआहदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो मुआहदा तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। आखिरी वक्त में फटा इस बात पे पड़ा हुआ था कि 6 सीटें कम करने पे आमादा हो चुके हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नहीं जी 4 मैक्सिमम आप रख लें, लेकिन उनके लिए भी कुछ शराइत हैं। अब ये चीजें शायद हल हो जाएंगी, और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी अगर ये मुआहदा होता है। नंबर 1, इलेक्शन की तारीख कहां तक जाती है, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं जो उनके बड़े वफादार हैं और कश्मीरियों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी जिद्दोजहद की है। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर भी हो गए। तो ये उनके पास एक मार्जिन है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख का मामला है, और दूसरा जो है वो महाजरीन वाली नशिस्तें, उनका मामला है कि वो कितनी बचती हैं बाकी, 4 या 6 या 0, ये क्या होता है इसके बारे में जो है वो दूसरी ऑप्शन ये है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होगी, वो जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो फैसला वापस होना, मुकदमात का वापस होना, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ना, 4th शेड्यूल से नाम निकालना, यानी जो कुछ भी उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई है उसको खत्म करना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 3 चीजों से ये फैसला हो जाएगा, और अगर ये फैसला हो जाता है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि आजाद कश्मीर एक इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आजाद कश्मीर में इलेक्शन में धांधला करना उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में हुआ करता था, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां पे जैसे ही फॉर्म 47 जारी करेगी ना, वैसे ही अवाम निकलकर सड़कों में बैठ जाएगी। फिर इन्होंने ये बता भी दिया कि जब हम बैठ जाते हैं फिर हम उठते नहीं अपना हक लिए बगैर। तो ये अब बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में कोई ना कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट आ सकती है, अगर किसी ने बहुत ऊपर से कोई रुकावट ना डाली तो। और याद रखिएगा, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए। सहूलतकारी अदा की कुछ पाकिस्तान के बाहर से आने वाले लोगों ने, ओवरसीज ने, लेकिन फेस सेविंग के तौर पे इसमें कुछ सियासतदान जरूर डाले जाएंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि वो अपने ऊपर इन चीजों का बोझ नॉर्मली नहीं लेते। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हुआ आजाद कश्मीर में। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। एक कहानी है 2 भाइयों की। रावलाकोट में जब फायरिंग हुई, गोली चली और बहुत बुरे हालात हुए, उस वक्त एक नौजवान है, उसे गोली लग गई। उसका भाई रिक्शा ड्राइवर है। मुझे इन दोनों का नाम भी पता है, ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। और वो बेचारे अभी भी वहां रावलपिंडी में बंद है, अडियाला जेल में। एक नौजवान है, उसे गोली लग गई और गोली उसकी बॉडी को क्रॉस कर गई, धड़ पे उसकी गोली लगी और गोली क्रॉस कर गई। तो उन्होंने कहा जी इसको फौरी तौर पे आप यहां से शिफ्ट करें किसी बड़े अस्पताल में। तो आजाद कश्मीर से उसका भाई उसको लेकर यहां इस्लामाबाद रावलपिंडी में आ गया और एक सरकारी अस्पताल के अंदर उसका इलाज शुरू करवाया। वहां पे जनाबे अली पुलिस आती है और आकर उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती। एक भाई जख्मी है, दूसरा भाई जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपने भाई के साथ आया और उसका कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज से। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17-18 दिन हो गए। एक भाई जो है वो जेल के अंदर बंद है और उसको शनाख्त परेड में डाला गया कि जनाब शनाख्त परेड हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तुम किस जुर्म में मुलव्वस हो। जब 17 दिन के बाद उसकी शनाख्त परेड करवाई गई तो पता चला उसको डाल दिया 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में। ना उसका कोई ताल्लुक, ना वो कभी उस दिन इस्लामाबाद आया, वो आजाद कश्मीर का रहने वाला। उसको उठाकर 2 साल पुराने एक मुकदमे के अंदर डाल दिया। 1.5-2 साल हो गए उस मुकदमे में उसको डाल दिया एक भाई को, और दूसरा भाई अभी भी जेल में कैद है और अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। ये इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया गया कश्मीरियों के साथ। वो बेचारे इलाज करवाने के लिए आए थे, उन्हें गोली मारी थी, सरकारी गोली लगी हुई थी। तो अब जब तक वो जरा सेट नहीं हो जाते तब तक उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। इस मुकदमे के अंदर उन्हें दबा के इस बात पे कायल किया जाएगा कि किसी भी सूरत में तुमने हमारे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देना, कोई बयान नहीं देना, लिहाजा चुप करके वापस जाओ। और अब दोनों भाइयों की गिरफ्तारी डाली हुई है। एक को उठा के 26 नवंबर 2024 के मुकदमे में डाल दिया है और उसकी शनाख्त परेड भी करवा दी है, और दूसरा जो है उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो उसको गोली लगी हुई है, वो जख्मी है। ये नाजरीन ये एक कहानी है सिर्फ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको वहां सुनने को मिलती हैं। नाजरीन, मौलाना और ताहिर अशरफी, इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया। पहले आप देखिए, इन्होंने एक पोल खोला एक दूसरे का। जरा ये पोल आप सुने, आपको बड़ी हैरत होगी। और मैं आपको एक ऐसा पहलू और एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मौलवी हमें बेवकूफ समझते हैं। अब मेरा एक सादा सा आपसे सवाल है, आपका कोई जानने वाला है, आप उसके अंदर कोई बुराई देख और आप उसे वहां पे बताते हैं कि जनाब ये तो चीज आपकी बहुत अच्छी, कपड़े आपने बहुत अच्छे पहने लेकिन खाना आपने ठीक तरीके से नहीं खाया, या फलानी चीज तो आपने बहुत अच्छी की है लेकिन ये वाला काम आपने गलत किया है। तो आपने अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को, या जिसके साथ आपका अच्छा ताल्लुक है, आपने उसको बता दिया कि जनाब ये चीज मुझे लगा कि आपकी ठीक होनी चाहिए थी, ये चीज आपकी बहुत अच्छी थी, ये चीज आपकी बुरी थी। इतना ही करेंगे ना आप, या उसके बाद आप जाएंगे और जाकर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें रोना शुरू हो जाएंगे कि जनाब वो आपने बहुत बुरा किया। जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले और आपने उन्हें बता दिया कि ये चीज आपने ठीक नहीं की, तो उसके बाद फिर आपको टीवी पे बैठ के आप किसको साबित कर रहे थे कि जनाब मैं आपका वफादार हूं, जनाब मैं आपका पालतू हूं, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, जैसे आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और आप उसी मौलाना जिसके साथ आप बैठ के आए, जिसको आप तारीफ करके आए, जिसको आपने आपके बकौल आपने कहा भी कि सख्त आपने कुछ बातें की हैं, तो वो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताएंगे। यानी आपका एक दोस्त है, आप उसे मिलते हैं, उसे कहते हैं यार अपनी ये चीज ठीक कर ले, तो ये आप 2 दोस्तों की बात है ना। फिर आप जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वहां पे भी वो बात आप करते हैं, तो इसका मतलब है आपका मोटिव कुछ और है। अब इन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े कैसे उतारे? फजलुर रहमान साहब ने ताहिर अशरफी साहब को कहा कि आप तो मेरे पास आए थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, फिर उधर चले गए। ताहिर अशरफी ने आगे से कहा मैं वो भी बताऊं, वो जो आप मुझे कह रहे थे किसी को पैगाम भेजना है। अंदाजा करें, ये मौलाना साहब को कह रहे हैं कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी, तो उस वक्त तो आपको ये फौज बहुत अच्छी लग रही थी। तो ताहिर अशरफी ने ये बात कंफर्म कर दी कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो वो फौज गिरा रही थी। इसीलिए फजलुर रहमान को उस वक्त फौज अच्छी लग रही थी, और आज फौज फजलुर रहमान को अच्छी नहीं लग रही। और फजलुर रहमान ताहिर अशरफी के जरिए से फौज को कोई पैगाम भी भेजना चाहता। और इलेक्शन से 3 दिन पहले भी फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा किया जो ताहिर अशरफी को पता है। यानी
अब हुआ ये कि फजलुर रहमान को गंदा करने के चक्कर में ताहिर अशरफी ने अपने मालिकों के कपड़े उतार दिए, उनके बारे में बता दिया जनाब कि उनके ये हालात हैं और फौज जो है वो सियासत में कितनी मुदाखलत करती है। फजलुर रहमान साहब खुद से बता रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब मुझे तो फौज ने कहा था, मुझे तो इन्होंने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम हुकूमत गिरा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपको हुकूमत बना देते हैं, बंदे तोड़ के आपको दे देते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया था। फजलुर रहमान साहब ने इनकार नहीं किया था, फजलुर रहमान साहब की दाल गली नहीं। अगर फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया होता ना तो कम से कम फजलुर रहमान साहब पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को रुकवाने के लिए रुजू ना करते। फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के प्रोसेस को रुकवाने के लिए। ये उन्होंने क्यों किया था? ये उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो अपना वजीर आला बना सके। लेकिन फिर दाल गली नहीं। जब दाल गली नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी छलांगे मारती है ना बार बार अंगूर की बेल पे, जब वो हाथ में नहीं आती ना कहती है खट्टे हैं अंगूर, मेरे हाथ नहीं आए ना तो मैं ज़हन बना लेती हूँ खट्टे हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा अंगूर खट्टे हैं, भाई मैं उस घोड़े पे बैठता ही नहीं जिसकी लगामें मेरे कंट्रोल में ना हो, और मैं नहीं ये करूंगा, आप मुझे बंदे तोड़ के देंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये उसूल उन्हें तब याद आया जब उन्हें पता चला कि हम उसूल तोड़ के भी हुकूमत नहीं बना पा रहे। तो फजलुर रहमान साहब तो गए थे कोर्ट में इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए। तो एक ये चीज अपने ज़हन में रखें, जब उस्मान चौधरी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, फजलुर रहमान साहब जब वहां से निकले तो उन्होंने एक सवाल किया और फजलुर रहमान साहब का सारा बयानिया जितना उन्होंने घड़ के बनाया था ना वो एक सवाल के अंदर वाड़ दिया उन्होंने। उस्मान चौधरी ने एक ही सवाल किया, उसने कहा जनाब जो मखसूस नशस्तें आपने माले गनीमत के तौर पे ली हुई हैं वो आप कब छोड़ेंगे? फजलुर रहमान साहब का मुंह बन गया। अब उन्हें समझ ही नहीं आया, कभी वो इधर देखें कभी वो बेचारे अजीब वो कपकपाहट में चले गए कि मैं जवाब क्या दूं इस बात का। मैंने चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें ली हुई हैं अदालत के साथ मिलकर 2 नंबरी करके, मैं अब इलेक्शन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं किस मुंह से कर रहा हूं? ये सवाल मेरे से क्या कर लिया? तो वहां जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी ये क्या सवाल हुआ, हम क्यों छोड़े सीटें? तो फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पतली गली से निकाला वहां से। तो उस्मान चौधरी साहब को शाबाश है कि उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल बड़े मौके पे फजलुर रहमान साहब से किया जिसका उनके पास जवाब नहीं। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट पे थोड़ी सी डोज अपनी फजलुर रहमान साहब ने तेज की है और कुछ स्टेटमेंट मजीद भी फजलुर रहमान साहब ने दी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं तो आप मेरे बयान की खुद से तशरीह कर रहे हैं, यानी फजलुर रहमान सरेंडर नहीं करेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर होना सिखाया ही नहीं। फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। फिर फजलुर रहमान साहब ये मैं क्यों माफी मांगू, तुम माफी मांगो, ये भी कहा फजलुर रहमान साहब ने। सबसे पहले तो मैं आपको आजाद कश्मीर से बहुत अहम डेवलपमेंट देने वाला हूं। ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है और जो चीजें अब तक तय पाई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच में हुए हैं। देखिए जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं तो बहुत लोग तनकीद करते हैं। देखिए जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं को पीछे हटाना पड़ेगा ना, उन्हीं को कहना पड़ेगा कि हमें हमारे हकूक वापस दिए जाए। सियासतदानों के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, ना उनके पास हकूक है, ना उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो जिसने कब्जा किया हुआ है आप उसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों पे कब्जा हुआ है वो आपस में मुज़ाकरात करते रहे और उन्हें लगे कि कब्जा छूट जाएगा। तो जिन्होंने कब्जा किया मुजामत भी उनके खिलाफ होती है और फिर बाद में बातचीत करके उन्हीं को पीछे हटाया जाता है। बहरहाल ये जो आसिम मुनीर साहब के नुमाइंदगान या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं उनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारी चीजों पे इत्तफाक राय हो गया है। अब तक जिन चीजों पे इत्तफाक राय हुआ वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इससे पहले शायद आपको किसी मीडिया ने इसके बारे में नहीं बताया होगा और ये डेवलपमेंट अभी जारी है। और अगर ये चीजें जो फाइनल हो चुकी है ऑलमोस्ट, इनकी अप्रूवल आ जाती है और फाइनल अप्रूवल आप जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से टॉप से आएगी। अगर ये फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो जाएगी और फिर आप आजाद कश्मीर के अंदर कुछ और देखेंगे। तो आजाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। जो चीजें जिन पे मामला तय पा गए उनमें सबसे पहली चीज यह है कि सीटें कम की जाएगी। जो महाजरीन की नशिस्तें रखी गई हैं आजाद कश्मीर की असेंबली में और उनका इलेक्शन करवाया जाता है ज्यादातर पंजाब में, और इसी इलेक्शन की कंपेन PMLN कर रही है। ये 12 सीटें थी। इन सीटों को 4 से 6 के बीच में लाने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं और ये 2 तजावीज मौजूद हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई मेरे ख्याल में उसमें 4 सीटें रह गई हैं और 6 सीटें दूसरी जानिब से कहा जा रहा है। ये बात पहले भी सामने आई थी तो अब दोबारा ये बात सामने आई है कि वो सीटें कम की जाएंगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, शौकत नवाज मीर साहब वापस पहुंचाए जाएंगे आजाद कश्मीर में और उन्हें बाकायदा रिहाई का तरीकाकार भी हो जाएगा, उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो एक तो शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से भी ये डेवलपमेंट है और कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो ये बता रही है कि जहां उन्हें रखा गया था रावलपिंडी में, वहां से उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है
और अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में शौकत नवाज मीर साहब मंजिल आम पे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर डेवलपमेंट है वो ये है कि 4th शेड्यूल के अंदर जिन जिन के नाम डाले गए उसका खात्मा किया जाएगा और फोर्सेस की बड़ी तादाद में वापसी हो जाएगी आजाद कश्मीर से, जिसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है फौरी तौर पे। अगर ये फाइनली ये ड्राफ्ट जो है इसकी दोनों तरफ से अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि यहां पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो कुछ चीजों पे इत्तफाक राय कर दिया है और बहुत सारी चीजों पे इत्तफाक राय पहले भी मौजूद था। और एक और चीज जो इसके अंदर हो रही है वो ये कि इलेक्शन मौखर किया जाएगा। ये एक डिमांड सामने आई है कि इलेक्शन को लगभग 45 दिन के लिए आगे किया जाएगा, क्योंकि जब आप नशिस्तें कम करेंगे तो पूरे इलेक्शन की सूरत तब्दील हो जाएगी। और फिर कंपेन भी नहीं हो सकी अभी तक आजाद कश्मीर में। नून लीग को तो अंडे पड़े हैं, उन्हें तो वहां धक्के पड़े हैं। नून लीग वाले बेचारे 50-50, 60-60 बंदों की रैलियां निकालते हैं रावलपिंडी में और वो वहां पे टिकटॉक बना के वो बता रहे हैं जनाब हमने तो कंपेन चलाई है। तो नून लीग की जो टोटल कंपेन है वो आजाद कश्मीर से बाहर है। आजाद कश्मीर की बाउंड्री के अंदर वो दाखिल होने की उन्होंने जरूरत भी नहीं की और जो लोग वहां पे निकले उनको वहीं पे दबा दिया आजाद कश्मीर में खवातीन ने और बच्चों ने। उन्होंने अंडे और डंडे मार मार के भगाया। उन्होंने कहा जी यहां पे हम कंपेन नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही कुछ हुआ। वो जो फैसल राठौर वजीर आजम है उसको चोर चोर के नारे लग गए, अंडे भी फेंके गए। तो ये सारी चीजें जो है वो आजाद कश्मीर में हो रही हैं। ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो इलेक्शन जो है इसको मौखर किया जाएगा और अंदाजा ये है कि 45 एक दिन तक इलेक्शन आगे किया जाएगा। अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम दे दे और वो ये बता दें, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों ने जो स्टेज पे भी मौजूद रहे हैं उन्होंने कागजात नामजदगी तो अपने अपने हलकों से जमा करवाए हुए हैं। और इस वक्त जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सिचुएशन है, यानी 45 टोटल सीटें हैं तो उनमें से 12 आप निकाल दें तो पीछे आजाद कश्मीर के अंदर जो बचती हैं वो 33 नशिस्तें हैं। और उनमें अभी मैं कुछ वहां जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल जो लोग हैं वहां उनसे बातचीत करता हूं, कहते 33 में कहीं पे भी PMLN या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो फेवरेट नहीं है। वो अगर बहुत भी जोर लगाए, एस्टेब्लिशमेंट उनका हाथ पल्ला डलवा भी दे तो वो बहुत कोशिश करके सारे मिलकर 10 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी इसमें 20 से ज्यादा सीटें जीतना ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उम्मीदवारों के लिए बहुत आसान रहेगा अगर वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो, और इलेक्शन मौखिर हो जाता है तो। ये दोनों चीजें जो है वो इसकी शर्त है। अगर इलेक्शन मौखिर नहीं होता तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये फिर धोखा है सारा। ये धोखा इसलिए है कि किसी तरह इलेक्शन करवा लिया जाए और इलेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर गंद मारेंगे, फिर बंदे पकड़ेंगे, फिर से मुकदमा दोबारा खोल देंगे और सबको काबू करना शुरू कर देंगे, बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस होंगे, तो वो तो धोखा है। अगर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ा स्मार्टली अपनी ताकत को, अवामी ताकत को इस्तेमाल किया है और अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था कि जो लोग शहीद हो गए थे, क्योंकि 42 अफराद की शहादत की लिस्ट जारी की एक दिन पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि ये वो हमारे लोग हैं जो अलग अलग इजला में इस सारी तहरीक के दौरान शहीद हो गए। अब वो जो 42 अफराद है उनकी मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था। जो अमानतन दफनाई गई हैं वो मैयतें भी वापस की जाएंगी सरकार की जानिब से ताबूतों में रख के। तो ये मुतालबा भी तस्लीम किया गया है जब दो तरफा बातचीत हुई। और मुकदमात का खात्मा किया जाएगा। ये जितनी जाली मुकदमात बनाए गए हैं दहशतगर्दी के और अलग अलग किस्म के शरपसंदी के, तो ये मुकदमात का खात्मा भी हो जाएगा और ये जो कलदम तंजीम बना दी गई है ये मामला भी खत्म हो जाएगा और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसका एक मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन आजाद कश्मीर के लोग अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा लें और वो नतीजा ले लें जो लोगों ने वोट डाला है, तो फिर आजाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर या वहां बैठा हुआ कोई भी सरकारी मुलाजिम अवाम की किस्मत के साथ नहीं खेल पाएगा। कारोबारी जिंदगी बहाल हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन भी बहाल हो जाएगी। इन चीजों के ऊपर नाज़रीन इत्तफाक राय पैदा हो गया और इक्का दुक्का चीजें जिन पे डिस्कशन अभी जारी है, अगले चंद घंटों में कोई डेवलपमेंट आ सकती है और एक आधे दिन के अंदर इसकी अप्रूवल आने के बाद आपको चीजें होती हुई भी दिखाई देंगी। जो सरकार है उसकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं। ना इलेक्शन के लिए हालात साजगार है और ना ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये मान रहे थे। अगर इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, वो बहुत मकबूल है। फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने मुतालबा तस्लीम करवा लेती और फिर इलेक्शन में जाती है तो उनके पास 42 शोधा की लाशें भी हैं और जो उनका एक सेंटीमेंट आएगा लोगों का वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जितना मर्जी जोर लगा ले, सेक्टर कमांडर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोर लगा ले, वो नहीं इलेक्शन वहां पे फिर जीत सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉलिटिकल फेस सेविंग तो करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात किए,
रास्त जाग के साथ या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ? ऐसा तो नहीं होगा ना। एक फौज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बेचारे छुप छुप के गन डालते हैं तो वो सामने तो नहीं आ सकते। तो वो फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे और उसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करके बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाए आजाद कश्मीर में। बहरहाल नून लीग का तो पत्ता साफ है, पीपल्स पार्टी की हालत आपके सामने है। और अवाम ने, जो आजाद कश्मीर की अवाम है, उन्होंने अपने मुतालबात के हक में डट कर अपने मुतालबात मनवाने के करीब उन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने सोचा था लोगों को तोड़ देंगे, लोगों को भूखा रखेंगे, लेकिन लोगों ने गुजारा किया। और लोगों ने किस किस तरह गुजारा किया, ये आने वाले दिनों में आपको चीजों का पता चलेगा। जब गंदुम नहीं थी, जब खुराक की फरामी बंद थी, जब सप्लाई चेन बंद कर दी गई थी, जब कारोबारी जिंदगी मुअत्तल कर दिया गया था, तो लोग कैसे गुजारा करते रहे, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बने, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज आपको फ्यूचर में पता चलेंगी। तभी तो मकामी मीडिया को मना किया गया ना कि आपने बात ही कोई नहीं करनी, आप बात कर ही नहीं सकते। लेकिन मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे पाकिस्तानी सीख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता क्या है।